नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। क्या कहती है? लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा, गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। कभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की जरूरत, ना कोर्ट की जरूरत, ना नेट की जरूरत। मजे से किसी पेड़ की टहनी से एक डाल काट लो, गुल्ली बना लो, 2 आदमी आ जाएं तो खेल शुरू हो जाता है। बिलायती खेल में ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है, बिना हर्रे फिटकरी के चोखा रंग देता है। हम लोग अंग्रेजी खेलों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से सालाना 3-4 रुपए केवल खेल की फीस ली जाती है। ये किसी को नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सर क्यों ये व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का और टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही अच्छी लगती है और बचपन की मीठी मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना और पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो खिलाड़ियों का जमघट, पदना और पदाना और आपस में लड़ाई झगड़े, सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भी भेद ना रहता था। अमीराना चोचलों और अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। ना नहाने की सुधि है, ना खाने की। गुल्ली जरा सी है पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला पतला, बंदरों की तरह चपलता और वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती हो। मालूम नहीं उसमें उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, नहीं पता, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिस तरफ वो हो जाए उसकी जीत पक्की थी। हम सब गया को दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गुइयां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही लोग खेल रहे थे। वो पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर विचित्र बात है, पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट को भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बिना मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने की बारी आई तो भागे जाते हो। मैं बोला, तुम दिन भर पदाओगे, मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। गया बोला, तो क्या मैं खाने जाऊं, न पीने न जाऊं? गया ने बोला, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैंने बोला, क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? गया ने बोला, हाँ, मेरा ही गुलाम हो तुम। मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेते हो। गया बोला, घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है?
दांव दिया है, पदा है, दांव लेंगे और तुम्हें पदाएंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो जो कल मैंने तुमको अमरूद खिलाया था मेरा वो लौटा दो। गया बोला वो तो पेट में चला गया। मैंने बोला तो निकालो पेट से, क्यों खाया मेरा अमरूद? गया बोला अमरूद तुमने दिया तो खाया मैंने, तुमसे मांगा तो नहीं था। मैंने बोला जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा भी तो लोग स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे फिर मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ये मेरा अमरूद ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझसे अपनी ओर खींचकर कहा मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देना चाहता था। मैंने गया को गाली दी, उसने मुझे उससे भी बड़ी और कड़ी गाली दी। और गाली ही नहीं, गया ने मुझे एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मुझे पीठ पर एक डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे से पिट गया। ये मुझे उस समय अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से ये बात ना बताई। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ये सब ऐसा भूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी बहुत दुखी थे क्योंकि यहाँ वो बड़ी आमदनी वाली जगह पर थे। अम्मा जी भी बहुत दुखी थी। यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले के स्त्रियों से घर जैसे संबंध हो गए थे। लेकिन मैं खुशी से फूला ना समा रहा था क्योंकि नई दुनिया देखनी थी। अब 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में जा पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाता। बचपन की संक्षिप्त अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को आधीर हो रही थी। मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई, मैं तो अभी भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़का गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? हाँ गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही गया। नाम का कोई आदमी है? शायद वही हो। लड़कों ने कहा, हाँ है तो। मैंने कहा, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। मैंने बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो? मैंने बोला, बहुत मजे में।
तुम अपनी कहो। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? साहब, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। और आप? मैंने बोला, मैं तो इस जिले का जिला इंजीनियर हूँ। सरकार, आप तो पहले से ही बड़े जाहीन थे। मैंने कहा, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैंने कहा, आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर रह गया है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा एक टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर में निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था गया। मैंने पूछा, तुम्हें हमारी कभी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, वो खेला, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना गया? गया ने पछताते हुए कहा, वो लवड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलवाओ। वाह, मैंने कहा, वो मेरे जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वो ना अब आदर सम्मान में पाता हूँ, ना धन में। इतनी देर में हम बस्ती से 3 मील दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा है। पश्चिम में कोसों दूर तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ किसी समय हम लोग कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झूमर बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाल दी। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपका जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जा गिरी। ये वही गया है जिसके हाथ में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वो दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेली में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर गया वशीकरण डाल देता रहा हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे जाकर मिल जाती थी। जैसे उसके हाथ में कोई चुम्बक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन गुल्ली को आज उससे वो प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। पूछ जाने पर भी डंडा खेले जा रहा था। बाकी शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गया मेरी सारी बेईमानियां देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे वो सब कायदे कानून भूल गया हो। गया का निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। उसका काम था उसके हाथ से छूटकर आकर डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे।
आधे घंटे पदा लेने के बाद गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, पास से निकल गई, लेकिन लगी नहीं। लेकिन गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, बोला ना लगी होगी। मैंने बोला डंडे में लगती, क्या मैं बेईमानी करता? गया बोला नहीं भैया, भला तुम काहे का बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था, मैं ऐसा घपला करके मैं जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे पर लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने मेरा धांधली करने का साहस ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज क्या है? मान गया तो वाह वाह, ना माना तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय की उल्लास में कहा, लग गई, अब की टन से बोली है। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने देखा है? गया बोला, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन टन से बोली है सरकार। मैंने कहा, जो ये किसी ईंट से टकराई होगी। मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ साहब, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी तेज आवाज ना आती। मैंने गया को फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी थी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, ये न जाने कितनी देर मुझे पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला रफा दफा कर लेना ही उचित होगा। मैंने कहा, नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव अभी ले लो। भैया गुल्ली सूझेगी नहीं, गया बोला। कुछ परवाह नहीं, सब सूझेगी, चलो तुम खेलो। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांग लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार पुज गया। 1 मिनट से ही कम में वह अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया, बोला, गया एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में पुज गए। गया बोला, नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। मैं बोला, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं गया। गया बोला, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा का मैच होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को मैं बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे बचपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हो गया। मैं मोटर पर बैठे बैठे तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी गया में। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक गया से दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह युवक डर गया। अगर वह युवक दब ना जाता तो जरूर दोनों में मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था,
पर दूसरों को खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर गया को जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वो खेल नहीं खेल रहा था, वह मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदा कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, पर साहचर्य नहीं पा सकता हूँ। लड़कपन था तो मैं उसका समकक्ष था, ये पद पाकर केवल उसके दया के योग्य हूँ। वो मुझे अब अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुल्ली डंडा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।